जी हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का 30वां सीरीज। सीडीपी का 30वां सीरीज चल रहा है 500 एमसीक्यू। 500 एमसीक्यू सीडीपी जुलाई 2025 सीटेट के लिए, यानी कि जो जुलाई 2025 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका चल रहा है महा भंडारा, सीडीपी का भंडारा 500 एमसीक्यू का सीरीज। तो 500 के एमसीक्यू सीरीज में हर एक सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 10 क्वेश्चन। इसलिए 10 क्वेश्चन करते हैं, इसलिए कम क्वेश्चन करते हैं ताकि ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो बिजी शेड्यूल में रहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीडीपी का, क्योंकि सीडीपी बिना प्रैक्टिस के कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। कोई भी बुक आप ले लो, पढ़ लो, सीडीपी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल मनोविज्ञान क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 30वां सीरीज। और आज कंप्लीट हो जाएगा कितना क्वेश्चन? 300 एमसीक्यू आज कंप्लीट हो जाएगा। ये 30वां वीडियो है और इसके साथ ही आज 30 वीडियो के साथ 300 एमसीक्यू कंप्लीट होने जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विषयक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? बताइए जल्दी, इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए काटना स्टार्ट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते काटना। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, निश्चित योग्यता नहीं है बल्कि अनिश्चित योग्यता है। जन्म के समय ही, लेकिन जहाँ ही आएगा सीडीपी में वहाँ निगेटिव होता है, उसको आप काट सकते हैं। लेकिन जन्म के समय ही बोल दिया तो बुद्धि सिर्फ जन्म के समय ही निर्धारित नहीं होती है, बल्कि जन्म से लेकर के वॉर्म टू टॉम चलती है, यानी कि जन्म से लेकर के कब्र तक चलती है। कहाँ तक चलती है बुद्धि? वॉर्म टू टॉम तक। वॉर्म टू टॉम, जन्म से लेकर के कब्र तक चलती है, जन्म से लेकर के कब्र तक। कब्र ऐसा होता है, जन्म से लेकर कब्र तक। तो ये पहला गलत हो गया। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है। मानकीकृत परीक्षण बुद्धि को मापने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसको काट दीजिए। सेकंड भी, बुद्धि एकात्मक कारक नहीं है बल्कि बुद्धि बहुआयामी है। एकात्मक नहीं, बहुआयामी है। तो बहुआयामी इसमें नहीं लिखा हुआ, ये भी काट दीजिए। बच गया कौन? बुद्धि बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है। एकदम सेम यही, एकदम सेम यही लाइन आपको मिलेगा आपको सीटेट में, ठीक है? यही मिलेगा सीटेट में। होता क्या है, हम छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं, यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट नहीं करता है। जो डेली व्यूअर हैं वो सिर्फ देख पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो 4 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूही नाम है, रूही किसी बच्चे का, हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के एक से अधिक सॉल्यूशन के बारे में सोचती है। इनमें से काफी संविधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? रूही कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा फीचर अपने अंदर का ये कर रही, शो कर रही है? सृजनात्मकता विचार, सृजनात्मक विचार का, अभिसारिक विचार का, अनम्य विचारक का, या आत्म केंद्रित विचारक का? अब बताइए इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा कमेंट करें आप लोग। इसमें से क्या होगा कमेंट करें आप लोग। जल्दी कमेंट कीजिए, 2-4 मिनट आपको दे रहे हैं लेकिन आप कमेंट कीजिए। इसमें से क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए अभी सारिक चिंतन होगा नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तब सही होता। तो यहाँ तक कन्वर्जेंट हो गया, तो कन्वर्जेंट तो होगा नहीं क्योंकि रूही एकाधिक समाधान खोज रही, ये गलत हो गया। आत्म केंद्रिता नहीं होगा, क्योंकि आत्म केंद्रिता मतलब होता सिर्फ एक ही विचार और सिर्फ सेल्फ के बारे में अपने से बात करके किसी कंसेप्ट पर ले जाना, तो या अपने पर अडिग रहना, तो ऐसा नहीं होगा। आत्म केंद्रिता मतलब खुद पे अडिग रहना, यानी कि अगर रूही बोल रही है किसी सॉल्यूशन निकाल रही, जैसे मान लीजिए 2 + 2, रूही बोल दी 5, अब वो सोच रही है कि 5 ही होगा, ये आत्म केंद्रिता हो गया। लेकिन रूही क्या कर रही है? कई तरह का सॉल्यूशन खोज रही है, यानी कि बोल रही है कि 2 चॉकलेट 2 रसगुल्ला मिला, 2 चॉकलेट मिलाएंगे तो 4 चॉकलेट हो जाएगा। फिर कभी पत्थर से भी जोड़ के देख रही है। तो इस तरह से जो रूही है वो कॉग्निशन कर रही है, सृजनात्मक कर रही है ना। तो जो कंस्ट्रक्टिव
नेचर की रूही है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड भी गलत, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सृजनात्मक है ना, सृजनात्मकता रूही के अंदर है। कई तरह का अगर बच्चा सोच रहा है तो बच्चा सृजनात्मक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे समूह के बच्चे हैं जो वंचित समूह के हैं। वंचित समूह मतलब कि पिछड़े वर्ग के हैं, हो सकता है SC ST होंगे, हो सकता है ट्राइबल होंगे, हो सकता है नदी के किनारे रहने वाले गांव होंगे जो नदी के पार नहीं करते होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे गांव होंगे जहां बिजली नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जो शुरू से ही नहीं पढ़े हैं, मतलब वंचित समूह के हैं। SC ST हैं, ट्राइबल हैं, इन लोग हैं। तो इन लोगों को बच्चे जो है शिक्षण समूह में विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम, यानी कि वो लोग स्कूल कम आ रहे हैं। तो आप एक टीचर के नाते आप क्या कीजिएगा। देखिए, जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि बच्चे स्कूल कम आ रहे हैं। तो उसको कैसे मोटिव कीजिएगा कि बच्चे स्कूल रोज आएंगे, बच्चे का प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। जब विद्यालय छोड़ने के लिए कह दीजिएगा तो फिर सहभागिता आई कहाँ से, विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता आई कहाँ से। फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेंगे, आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा। बच्चा कम आ रहा तो आ रहा, हमको क्या है, हमको तो सैलरी आना चाहिए, ऐसा भी गलत है। चलिए, सेकंड भी गलत। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। नहीं, आप स्टूडेंट के बारे में ये सोचिएगा कि यह जाए दीजिए, इन लोग क्या करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, या क्या ही करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, छोड़ो, इसका ऐसा बैकग्राउंड ही है। ऐसा होता है, कई बार टीचर ऐसा सोचते हैं, अरे क्या पढ़ती रहे, नहीं ये सब ऐसा है, ये है तो घर के माहौल में वैसन है। तो आपको ऐसा एज अ टीचर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि CDP में कंसेप्ट है कि अगर बच्चा फेल हुआ तो कौन फेल हुआ, व्यवस्था फेल हुई, पूरी व्यवस्था क्या हो गई, फेल हो गई। बच्चा फेल, व्यवस्था फेल। तो इस तरह का कंसेप्ट है CDP में। तो इस तरह से आप नहीं चल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया। थर्ड फोर्थ में आप आंसर दीजिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो कौन सही होगा, ज़्यादा मजबूत फोर्थ है तो फोर्थ सही होगा। देखिए, अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, गलती आपकी है। बच्चा फेल हो गया, गलती आपकी है। बच्चा को हिंदी नहीं आ रहा, गलती आपकी है। बच्चा को बोलने नहीं आ रहा, गलती आपकी है। बच्चा चलते चलते गिर जा रहा, गलती आपकी है। बच्चा क्या है, किंग है। बच्चा क्या है, राजा है। बच्चा क्या है, गॉड है। सब है बच्चा। CDP में बच्चा ही सब कुछ है। तो यहाँ पास फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेहनत लग रहा है भाई लोग, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसलिए क्योंकि मेहनत लगता है और नया चैनल है, यूट्यूब जल्दी प्रमोट नहीं करता है। ये बात समझिए आप लोग, आप ही लोग का सहारा है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक समावेशी कक्षा है, एक समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा किसको बोलते हैं, वैसी कक्षा जहाँ पर सभी तरह के समूह के लोग बच्चे पढ़ते होंगे। वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो मगही बोलते हैं, वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो हिंदी बोलते हैं, वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो SC ST से हैं, वैसे बच्चे से पढ़ते होंगे जो जनरल से हैं, वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो काले हैं, वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो गोरे हैं, वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जो RPWD हैं, है ना, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, या फिर वैसे बच्चे भी पढ़ते होंगे जिनको कुछ नहीं आता है। तो ये समावेशी कक्षा है। इसमें आप क्या करेंगे, तैयार विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कैसे करना, तैयार नहीं करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जहाँ जहाँ हतोत्साहित आएगा या ही आएगा, एक वीडियो लाएंगे जिसमें टैगवर्ड रहेगा। तो जहाँ जहाँ हतोत्साहित रहेगा या ही आएगा वहाँ आप काट दिया कीजिए। तो फोर्थ तो ऐसे ही गलत हो गया। तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसा भी गलत है, और कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड आंसर ये सही हो जाएगा। 14 का थर्ड आंसर सही हो गया। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैकल्य, पठन वैकल्य बच्चे, वैसे बच्चे जिनको पढ़ने में कोई तकलीफ हो। पठन वैकल्य बच्चे का प्राथमिक लक्षण क्या होना चाहिए। पठन वैकल्य, पढ़ने में प्रॉब्लम का प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा पारवेता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराने की ये क्षमता। अब बताइए इसमें पठन वैकल्य का क्या होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भाई, कीजिए, जल्दी कीजिए कमेंट, जल्दी बोलिए, जल्दी कीजिए। देखिए, पठन वैकल्य वही है जो हम हमेशा बताते हैं, डिसलेक्सिया। पठन वैकल्य क्या है, डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, पढ़ने में प्रॉब्लम फील करता है, पढ़ने में प्रॉब्लम फील करता है। तो न्यू अवधान विकार तो होगा नहीं। धारा प्रवाह, अपसारी चिंतन, जब ये अपसारी सोचबे करेगा, डाइवर्जेंट सोचबे करेगा, तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए, दोनों गलत हो गया। थर्ड, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, हाँ, पठन वैकल्य में यही होता है, पढ़ने की अक्षमता, यानी कि ठीक से पढ़ नहीं पाता। तो
15 का क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ ऐसे पढ़ लेते हैं, एक ही गतिविधि बार बार एक ही गतिविधि को दोहरा रहा है तो ये डिसलेक्सिया नहीं होता है, बल्कि आपको डिस्थीमिया या डिस्मोर्फिया करके होता है। तो 15 का फोर्थ भी गलत। आइए 16 क्वेश्चन, तो 15 का थर्ड हो जाएगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया तो था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था आप लोग कमेंट कीजिए। तो लागू कब हुआ था कमेंट कीजिए। तो आप लोग आया था 2009 में, ठीक है। आरटीई, चलिए आरटीई आया था 2009 में, लागू कब हुआ था कमेंट कीजिएगा। तो उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुक्त व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके सब अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या होगा, बताइए भाई लोग, बताइए भाई लोग, बहन लोग, मैडम लोग, सर लोग, जो भी है सब बताइए, जल्दी बताइए। 16 का आंसर कमेंट कीजिए। व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं होगा क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात की गई है। मुख्य धारा वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें समावेशी शिक्षा की बात नहीं है, बल्कि शामिल करने की बात होगी, तो ये एनसीएफ की बात होगी। अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य ये होगा थर्ड, सेकंड भी काट दीजिए। ये बच्चों का राइट है, आरटीई कहता है, आरटीई का वीडियो भी है, आप जाइए इस चैनल के अंदर पूरा समझाया हुआ है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 6 साल से ऊपर और 14 साल से नीचे का बच्चा को फ्री में पढ़ाना है। तो 2009 के बाद ऐसा लागू हो गया कि फ्री में पढ़ाना है। तो बताइए कि कब से लागू हुआ था, 2009 में आया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड आंसर हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है। याद करना काट दीजिए फट से, कहानी खत्म हो गई। उसके बाद प्रबल पर आधार केंद्रित है, प्रबल भी काट दीजिए, प्रबलन भी काट दीजिए। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से कौन सा होगा। 17 का आंसर बताइए आप लोग। संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट ढांचा है। अधिगम प्राइमरी रूप से किस पर आधारित है, अवबोधन प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है, अवबोधन प्रक्रिया पर आधारित है। फोर्थ होगा। याद करना तो तुरंत काट देंगे फर्स्ट में ही, प्रबलन पर होगा नहीं क्योंकि आपको किसी तरह का रेनफोर्समेंट देना नहीं है। रेनफोर्समेंट ना निगेटिव देना ना पॉजिटिव देना है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं, बल्कि मोटिवेट करके या किसी तरह सा उस तरह का को टेक्निक बदलना पड़ेगा जिसमें आप बच्चा को पढ़ा सकते हैं। अनुबंधन पर होगा नहीं, तो फोर्थ आंसर होगा। फोर्थ हो गया सही। आगे चलते हैं 18 नंबर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अनेक घटनाओं के बारे में, बहुत सारा घटना है के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत, बहुत सारा घटना है। जैसे बच्चा को दिखाया गया फर्स्ट टाइम बिल्ली, उसमें बताया गया कि बिल्ली की मोछ होती है, एक पूंछ होता है, बिल्ली छोटी सी होती है, वाइट कलर का बिल्ली दिखाया गया। अब वो कुत्ता देखा बाद में, तो एक थ्योरी बना लिया कि जहाँ जहाँ 2 कान रहेगा, 1 पूंछ रहेगा, वो सब जो है बिल्ली होगा। लेकिन अब कुत्ता को भी बिल्ली बोल रहा है, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, आप उसमें ये कीजिएगा कि आप उसको समझाइएगा कि थोड़ा सा फ़र्क है, इस हिसाब से ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। तो बच्चों के सिद्धांत को अनदेखा नहीं करेंगे, गलत हो गया। बच्चों को दंडित करेंगे, दंडित तो बिल्कुल नहीं करना, ये पूरा निगेटिव पॉइंट है। बार बार याद करने पर तो कभी नहीं देना है। याद करना, दंडित करना, हतोत्साहित करना, ये सब गलत है। प्रतिकूल प्रमाण, हाँ, एक प्रूफ दीजिएगा और साबित कीजिएगा कि आप सही है, बच्चे का कंसेप्ट पहले से सही है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर फोर्थ सही होगा। सही सोच रहा है लेकिन थोड़ा सा ऐड करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ, देखिए केवल काटिए फट से। चलिए बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, हाँ ये हो सकता है। यंत्रवत याद भी काट दीजिए। योग्यता आधार पर विद्यार्थी को नामांकित वर्गीकरण भी नहीं होगा, काट दीजिए। देखिए जहाँ जहाँ वर्ड पकड़ आ रहा है पकड़ लीजिए अच्छे से। केवल काटिए, नामांकित करना काटिए, वर्गीकरण काटिए, यंत्रवत काटिए, यहाँ सेकंड हो जाएगा आंसर। उतना सीडीपी आप जितना भारी समझते उतना है नहीं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है। चलिए 20 का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, अंध भला तो सब भला, अंध भला तो सब भला। बताइए 20 का हो जाएगा थर्ड, सन्निहित करना चाहिए। तो आज ये खत्म हो गया 30वां सीरीज 500 MCQ सीरीज का। इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी सीरीज में। और प्लीज़ वीडियो सही लगा हो
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कीजिए, हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, किसी तरह से भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब कभी भी नए चैनल को सपोर्ट नहीं करता है। और हम लोग आपका आवाज़ भी उठा रहे हैं, यूपी टेट के लिए भी उठा रहे हैं, यहाँ बिहार में स्टेट के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, TRE 4 लेने के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। और कुछ बच्चे हमारे कमेंट में ये पूछते हैं पोस्ट में कि सर आप अभी जॉब में हो या ऐसे ही यूट्यूब करते हो, तो वो भी बताया जाएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।